वेलकम बैक बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर विज्ञान का, साइंस का। ये जितने भी आपके मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो पैटर्न है वही सेम पैटर्न आपके एग्जाम में रहने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके सामान्य निर्देश बता देती हूँ, ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। ये जितने भी आपका ये जो पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन A, B, C, D। और इस पूरे पेपर में आपके पास 36 क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्न करने आपके पास अनिवार्य है। सेक्शन ए में आपके 1 से 20 तक सभी प्रश्न हैं और इनका जो मार्क्स है वो 1 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी है जो आपका, वो है 21 से 26 तक और इनका 2 मार्क्स का आपका हर एक प्रश्न है। और यहाँ पर आपको जो शब्द सीमा है वो 30 से 50 शब्दों के दायरे में ही देना है। सेक्शन सी में आपके 27 से 33 प्रश्न है, जिसका जो मार्किंग स्कीम है वो 3 मार्क पर क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो 3 मार्क का है। यहाँ की जो शब्द सीमा है 50 से 80 शब्दों के दायरे में देनी है। अब है सेक्शन डी, 34 से 36 तक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो 5 नंबर के और आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और इसकी शब्द सीमा 80 से लेकर 120 तक है। अब इसमें यह भी बोला गया है कि यहाँ पर आपके पास वैसे कोई चॉइस नहीं है, पर कुछ कुछ प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए, यानी कि जैसे एक क्वेश्चन दे दिया 31, तो 31 में आपको 1 और 2 यहाँ पर और दे दिया, तो आप या तो ये कर सकते हैं या फिर ये, इसको बोलते हैं आंतरिक विकल्प मौजूद है। अब है आपका लास्ट लाइन, जिसमें बोला गया अगर आपको कहीं लगे कि आपको कहीं पर नामांकित बनाना है तो जो आपका नामांकन होगा वो बिल्कुल साफ सुथरा एवं उचित रूप से बनाया गया होगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सेक्शन ए का जो आपका प्रश्न संख्या 1 है उसमें पूछा गया निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो आपको यहाँ पर तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करने के लिए आपको जो भी आपको केल्विन में नंबर दिया है उसको 273 से केल्विन से माइनस कर देना है। अब जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 570 सेल्सियस डिग्री। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। इसी तरह आपको 870 को ही माइनस करना है 273 से। आप इधर करिए, 870 को 273 से माइनस कर दीजिए, ये इधर 7 और इधर 3, तो ये हो जाएगा कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 7, यहाँ पर हो गया 9, ये बन गया था 7 में से 597, तो इसका आंसर आएगा 597 सेल्सियस डिग्री। अब है आपका इसी का अथवा आपको यहाँ पर चॉइस मिली। एक गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को काटने में सक्षम है। कौन सा पदार्थ का गुण ये प्रेक्षण करता है? तो कौन सा पदार्थ का गुण जो पानी को काटने में मदद करता है? तो इसका जो गुण है ना, जो पानी एक तरल है, एक द्रव है, द्रव के अंदर जितने भी कण होते हैं उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है सॉलिड के मुकाबले कम होता है। तो इसी गुण के कारण जो गोताखोर है वो पानी को काटने में सक्षम हो जाता है। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो आपको बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार लगाने, यानी कि पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा और फिर उससे ज़्यादा। जो गैस होती है उसमें सबसे कम होता है, फिर उसके बाद द्रव होता है उसमें थोड़ा गैस से ज़्यादा होता है, और चीनी में मतलब सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑक्सीजन, उसके बाद लिखेंगे आप जल, और उसके बाद आप लिखेंगे चीनी, यानी कि पहले गैस, फिर लिक्विड और उसके बाद सॉलिड। आ जाइए बच्चों प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा है मिश्र धातु क्या है? ऐसी धातु जो 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है उसको मिश्र धातु कहते हैं। इसका आपको बच्चों एक उदाहरण भी देना है। इसका एक उदाहरण है कांसा। कांसा बच्चों 2 तरह की धातुओं से मिलकर बनी होती है। पहली होती है ताम्र और दूसरी होती है टिन। मिश्र धातु एक ऐसी धातु है जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलाकर बनाई जाती है। इसका एक उदाहरण है कांसा। ये ट्रिम्र मतलब जिसको हम बोलते हैं ताम्र और टिन से मिलकर बनी होती है। प्रश्न संख्या 4, यहाँ पर आपसे पूछा गया है विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन की सांद्रता क्या होती है? तो विलयन की सांद्रता बच्चों हम 2 में निकालते हैं। एक हम निकालते हैं द्रव्यमान बटे विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत, दूसरा हम निकालते हैं द्रव्यमान बटे विलयन के आयतन का प्रतिशत। तो आपको क्या करना पड़ता है, ऊपर लिखना होता है विलय, यानी कि जो आपका छोटी मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं विलय पदार्थ का द्रव्यमान, यानी जो विलय का जो द्रव्यमान होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और विलयन का जो द्रव्यमान होता है उसको नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई में कर देते हैं हम 100, क्योंकि किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। अब आयतन में भी आपको यही करना है। आपको लिखना है विलय पदार्थ का आयतन बटे में विलयन का आयतन और मल्टीप्लाई में 100। आई होप आपको बच्चों ये सब क्लियर हो रहा हो। आप इसको मैं दोबारा बता देती हूँ। आपको ऊपर लिखना है
विलय पदार्थ का जो आयतन दिया होता है वो ऊपर लिखेंगे, फिर विलयन का आयतन लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो आपकी जो विलयन की सांद्रता हो जाएगी वो निकल जाएगी। विलयन के अंदर बच्चों दो पदार्थ होते हैं, एक होता है विलय और एक विलायक। विलय एक ऐसा पदार्थ होता है जो बहुत कम मात्रा में होता है, विलायक एक ऐसा पदार्थ होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और जैसे आपने देखा एक नींबू पानी बनाया, तो आपने क्या करा, पानी लिया, नींबू लिया और चीनी लिया, तो नींबू और जो चीनी थी वो थे आपके विलय, क्योंकि आपने कम मात्रा में इस्तेमाल किया ना, और जो पानी था वो था आपका विलायक जो कि आपका ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हुआ। प्रश्न संख्या 5, इसमें पूछा गया उन दो जीवों के नाम बताइए जिनका हमने अध्ययन किया है और जिनमें अपने स्वयं के अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो दो जीवों का नाम बताने जिनका आपने अध्ययन किया है और जिनमें अपने स्वयं के अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो ये ऑर्गेनल्स बताने आपको। ऑर्गेनल्स वो होते हैं जो सेल के अंग होते हैं। तो पहला हो गया बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, इसका खुद का डीएनए होता है। दूसरा होता है बच्चों प्लास्टिड। दूसरा होता है बच्चों प्लास्टिड, जिसको हम लवक भी कहते हैं, इसका भी खुद का डीएनए होता है। प्लास्टिड बच्चों प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। अब है आपका प्रश्न संख्या 6, लाइजोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में क्यों जाना जाता है। तो यहाँ पर बताया कि लाइजोसोम को क्या कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको 1 नंबर में लिखना है। उपाच्य प्रक्रियाओं में जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो लाइसोसोम की पुटिकाएं फट जाती है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसको चोट लग जाती है, तो जो उसकी लाइसोसोम की पुटिकाएं होती है ना, वो फट जाती है, और फट जाने के कारण एक एंजाइम रिलीज होता है। जब एंजाइम रिलीज होता है, अब ये जो फट गई, इस फटने के कारण ही इसने क्या करा, जो आपकी कोशिका थी उसको सुरक्षित रखा गया, इसलिए इसको सुसाइटल बैग या आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले लिपिड और प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं। तो कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले लिपिड और प्रोटीन गोल्जी उपकरण में, यानी गोल्गी अपार्चस में संश्लेषित होते हैं, गोल्जी उपकरण में संश्लेषित होते हैं। प्रश्न संख्या 7, रंध्रों का क्या कार्य है। ये एक पत्ती के अंदर होते हैं रंध्र, आपके लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, छोटे छोटे से। इनका जो काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना, पौधे के वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में मदद करना। मैं दोबारा बता रही हूँ, गैसों का आदान प्रदान करना यानी कि CO2 और O2 का आदान प्रदान करना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना, और इसका दूसरा कार्य क्या है, पौधे के वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में यानी कि इवेपोरेशन प्रोसेस में इसकी मदद करना। प्रश्न संख्या 8, हृदय की मांसपेशी का विशिष्ट कार्य क्या है। जो कार्डिक मसल होती है उसका एक स्पेशल कार्य बताना। जो हृदय की मांसपेशी उसका जो मेन कार्य वो होता है कि जो हमारा हृदय है उसको बिना थके हुए, जो हमारा हार्ट है जो हमेशा धड़कता रहता है, इसको बिना थके हुए लगातार सिकुड़ने और फैलाने में मदद करना है। जो धड़कने की जो प्रक्रिया है जिसमें हार्ट एक बार में सिकुड़ता है और फिर फैल जाता है, सिकुड़ता ही फैल जाता है, ये सब किसके कारण होता है, हृदय की मांसपेशी यानी कार्डिक मसल के कारण होता है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है। अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ तो आप प्लीज़ वीडियो को थोड़ा स्लो करके सुन लीजिएगा, क्योंकि मेरी स्पीड ही है, मैं इससे थोड़ा स्लो नहीं बोल पाती। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में, यदि आप गति और वेग में कैसे अंतर करेंगे। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया गति और वेग में कैसे अंतर करेंगे, तो आपको बताना है गति क्या होती है और वेग क्या होती है। गति जो होती है ना, वो किसी भी वस्तु की ऐसी स्थिति है जिसमें लगातार बदलाव आ रहा है, यानी कि कोई भी वस्तु की ऐसी स्थिति जिसमें लगातार बदलाव आ रहा है, ऐसी स्थिति को हम गति कहते हैं। जैसे कि ये वस्तु है, ये यहाँ थी, इसकी अवस्था में बदलाव आई, ये 5 गई, तो इसमें क्या हुआ, गति हुई। वेग बताना, वेग क्या होता है। वेग बच्चों एक सादिश राशि होती है जिसका जो मेजर होता है यानी जिसका जो माप होता है दिशा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। जैसे जैसे दिशा में यानी कि डायरेक्शन में चेंज होता आएगा, वैसे वैसे वेग में भी यानी कि वेग में भी परिवर्तन होता आएगा। अब यहाँ पर आपको चॉइस मिले, आपको दूरी और विस्थापन में अंतर बताना है। आपको ये बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। जो आप पहले सबसे, क्योंकि 1 मार्क्स का है तो आपको सिर्फ एक ही अंतर बताना है, तो आप लिख सकते हो जो दूरी होती है वो एक अदिश राशि है और जो विस्थापन है वो एक सदिश राशि है। इसका जो भी माप होगा वो धनात्मक होता है और कभी भी शून्य नहीं होता। जो दूरी का जो मेजर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा और ये कभी भी 0 नहीं होगा। विस्थापन जो होता है डिस्प्लेसमेंट, ये 0 भी हो सकता है और कभी कभी इसका जो विस्थापन होता है वो धनात्मक होता है और कभी कभी इसका जो मेजर होता है वो शून्य हो सकता है। मैं दोबारा बता देती हूँ, दूरी एक आदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। ये कभी भी शून्य नहीं होती, ये हमेशा पॉजिटिव रहती है। ये पॉजिटिव रहती है और कभी कभी शून्य भी हो जाती है। ये बच्चों प्रश्न संख्या 10 पर, इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन विस्थापन के लिए असत्य है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा असत्य, यानी कि आपको बताना है ये कौन सा सत्य है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है। तो पहले वाले ऑप्शन में आपसे बोला गया ए में ये शून्य नहीं हो सकता,
तो ये बात तो बिल्कुल भी सत्य नहीं है, ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि ये शून्य हो सकता है। बी में आपसे पूछा गया इसका परिणाम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। बिल्कुल नहीं, इसका परिणाम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से के बराबर होता है या दूरी से कम होता है, और ये शून्य भी हो सकता है। तो आपके दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों ही गलत हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया है जड़त्व के नियम की व्याख्या कीजिए। जड़त्व का नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु जब तक अपनी अवस्था का विरोध करती है तब तक अपनी अवस्था को बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई भी बाहरी बल नहीं लगाया जाता। जड़त्व का नियम आपको ये कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था या अपनी जो भी उसकी अवस्था उसमें बनी रहती है तब तक कि उस पर कोई भी बाहरी बल नहीं लगाया जाता। जैसे कि एक कुर्सी है, वो अपनी अवस्था हमेशा ही बनाए रखेगी जब तक कि आप उस पर किसी भी तरह का कोई बाहरी बल नहीं लगाते। अब इस क्वेश्चन में आपके पास चॉइस मिली है, इसमें अथवा बोला गया है यदि क्रिया हमेशा प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो बताएं कि घोड़ा एक गाड़ी को कैसे खींच सकता है। आपको बताना है कि घोड़ा एक गाड़ी को कैसे खींच सकता है। यह आपके न्यूटन का थर्ड लॉ है, जिसमें आपको बताना है कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचता है। गाड़ी और घोड़ा दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत होती है। जो गाड़ी और उसका घोड़ा है दोनों का जो फोर्स लग रहा है वो अलग अलग डायरेक्शन में लगता है। इन दोनों बलों में कोई एक बल क्रिया, इन दोनों ही बलों में जो घोड़ा होगा और जो गाड़ी होगी, एक होगी क्रिया और दूसरी होगी प्रतिक्रिया। जो आपका घोड़ा है वो है क्रिया, और जो वो फोर्स लगा रहा है यानी कि जो गाड़ी पे फोर्स लग रहा है वो है प्रतिक्रिया। तो जिसके कारण जो है जो घोड़ा है वो गाड़ी को खींच पाता है, यानी कि क्रिया और अभिक्रिया के द्वारा, एक्शन और रिएक्शन। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया है किसी वस्तु के संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है। तो वस्तु के संवेग आपको बताना है कि क्या होता है। किसी भी वस्तु में जितनी भी उसके अंदर गति समाहित होती है, यानी कि वस्तु के अंदर जितनी भी उसमें गति होती है उस गति की कुल मात्रा को ही हम संवेग कहते हैं। किसी भी वस्तु के अंदर गति की कुल मात्रा ही संवेग कहलाती है। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। केजी द्रव्यमान के लिए यूज होता है और जो मीटर पर सेकेंड होता है वो वेग के लिए यूज होता है। जो संवेग होता है वो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है यानी कि मास और किसी वस्तु का जो वेग है यानी कि वेलोसिटी, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो आप इसकी दूसरी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, संवेग किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है और इसका ऐसा ही मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। अब यहाँ पर भी आपको एक चॉइस मिली है, इसमें आपसे पूछा गया है एक पृथक प्रणाली में जहाँ कोई बाहरी बल नहीं है कुल संवेग का क्या होता है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें किसी भी तरह से कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई गई तो कुल संवेग क्या होगा। जब किसी भी चीज़ पे किसी भी तरह का कोई भारी फोर्स नहीं लगाया जाता तो उसमें किसी भी तरह की कोई अभिक्रिया नहीं होती। इस समय जो संवेग होगा वो होता है शून्य। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 0, यानी कि कुल संवेग क्या होगा, तो इस समय जो कुल संवेग होगा वो होगा शून्य। अब प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में बच्चों आपसे पूछा गया है जैविक खेती से आप क्या समझते हैं। आपको बताना है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग होती है यानी कि जैविक खेती एक ऐसी खेती होती है जिसमें किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर किया भी जाता है तो बिल्कुल न के बराबर उपयोग किया जाता है। मैं दोबारा बताती हूँ, जैविक खेती एक ऐसी खेती होती है जिसमें किसी भी प्रकार से उर्वरक रसायनकों का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर किया भी जाएगा तो बिल्कुल न के बराबर उसका उपयोग किया जाएगा। इस तरह की खेती को ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर आप जैविक खेती बोल सकते हो। प्रश्न संख्या अब आ जाती है 14, 15 और 16 के लिए दो कथन दिए गए। अब यहाँ पर 14, 15, 16 इन सब के लिए आपको दो कथन दिए गए। एक होगा आपका असर्शन और दूसरा होगा आपका रीजन, यानी कि एक आपको स्टेटमेंट दिया होगा और दूसरा उसका कारण दिया होगा। तो यहाँ उन सभी के लिए आपको सेम ऑप्शन दिए गए हैं। मैं ऑप्शन एक बार पढ़ के बता देती हूँ। ए ऑप्शन आपको 14, 15, 16 तीनों के लिए सेम है। बी भी सेम है, सी भी सेम है, एज वेल एज डी भी सेम है। ए में है ये है ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन में बोला गया है ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं, यानी कि सही तरह से व्याख्या नहीं करता। सी में आपसे बोला गया है ए जो है वो सत्य है, यानी कि ए ऑप्शन सही है लेकिन आर गलत है। अब डी में आपसे बोला गया ए गलत है लेकिन आर सत्य है। अब ये जो चारों ऑप्शन है ना आपके 14, 15, 16 इन तीनों क्वेश्चन के लिए सेम है। आइए देखते हैं 14 में क्या पूछा गया है। 14 में आपसे पूछा गया है मुर्गी पालन घरेलू मुर्गियों को पालने के लिए किया जाता है। जो मुर्गी पालन होता है वो घरेलू मुर्गियों को पालने के लिए किया जाता है, ये बात सही नहीं है। जो मुर्गी पालन होता है वो घरेलू मुर्गियों के पालने के साथ साथ नई किस्म की मुर्गियों को पालने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर पहला जो आपका असर्शन है वो तो गलत हो गया। अब बी में आपसे क्या पूछा गया है मुर्गी पालन के उत्पादन में अंडे का उत्पादन एवं मांस के लिए बॉयलर उत्पादन शामिल है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका स्टेटमेंट सही नहीं है
जो आपका असर्शन यानी कि जो असर्शन दिया गया था वो सही नहीं है, पर जो रीज़न है वो करेक्ट है। तो एक ऐसी अवस्था जिसमें आपको बताना है कि असर्शन गलत है पर रीज़न सही है, तो इसके लिए आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? तो आप चुनेंगे बच्चों ऑप्शन डी, जहाँ पर आपको बताना है कि ए गलत है, पर जो लेकिन आर जो रीज़न है वो उसकी सही व्याख्या करता है वो सत्य है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा 14 के लिए। 15 पे आ जाइए। 15 में आपसे पूछा गया पदार्थ की अवस्थाएं अंतर परिवर्तनीय होती है। यहाँ पर आपको बोला गया है जो एक कोई भी मैटर होता है उसकी जो अवस्थाएं होती है, जो उसकी स्टेट्स होती है वो इंटर कन्वर्टिबल होती है, यानी कि चेंजेबल होती है। हाँ बिल्कुल चेंजेबल होती है। आप सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हो, लिक्विड से आप गैस में जा सकते हो। जैसे आप वाटर को ही ले लो, ये आइस के रूप में सॉलिड में होगा, वाटर के रूप में ये लिक्विड में होगा, और इवेपोरेशन के रूप में ये किस में होगा? पानी के होगा, भाप में आपको ये पानी के रूप में मिलेगा। अब आपको ये बताना है अंतर परिवर्तनीय होती है, बिल्कुल ठीक है। तापमान या दाब को बदलकर परिवर्तन की स्थिति को बदला जा सकता है। इसमें बोला है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे या जैसे जैसे प्रेशर चेंज करोगे तो उसकी स्थिति में बदलाव आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। आपके पास आइस है, वो सॉलिड फॉर्म पे है, पर जैसे ही आप इसको टेम्परेचर दो यानी कि थोड़ा हीट करोगे तो ये अपनी स्टेट बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। तो आपका जो इसका स्टेटमेंट भी सही है और इसके लिए जो रीज़न दिया गया है वो दोनों सही है। तो इसके लिए आप ए ऑप्शन जो चुनोगे वो होगा ए, यानी कि ए और बी दोनों सत्य है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। 15 के लिए आपके लिए जाएगा जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ, ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। 16 पे आपसे पूछा गया है पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है। जो एक मैटर होता है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, बिल्कुल सही बात है। हमारे आसपास का पदार्थ, जो हमारे आसपास जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी मैटर्स होते हैं, वो 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस, यानी कि ठोस, तरल और गैस। क्या ये सही है? तो आपका जो असर्शन दिया है वो बिल्कुल सही है, और आपका जो रीज़न दिया है वो भी सही है। तो आपका असर्शन और रीज़न दोनों सही है, और जो रीज़न है वो असर्शन की सही व्याख्या करता है। तो इसके लिए भी आप ऑप्शन ए पर जाएंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, आपके इस टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं ना असर्शन और रीज़न वाले, इसका जो ज़्यादातर आंसर वो करेक्ट ही होता है, वो सही देते हैं। असर्शन और रीज़न सही होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में यही लगा के जाएंगे, पर ज़्यादातर ये सही ही होता है। अब है प्रश्न संख्या 17 से लेकर 20 तक। प्रत्येक के लिए आपको 5 उपभाग दिए गए हैं। 17 में भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 18 में भी, 19 में भी, और इसी तरह 20 में भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिसमें से आपको 5 में से किन्हीं चारों के ही उत्तर देने, सारे उत्तर नहीं देने। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मतलब आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, आपको ये पूरा अनुच्छेद पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको कुछ 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 ही करने हैं। ये आपका स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको पहले इसको स्टडी करना होता है और उसके बाद इनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। भारत में 1952 से 2010 तक खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी, जिसमें कृषि योग्य भूमि में केवल 25% की वृद्धि हुई थी। उत्पादन में यह वृद्धि खेती में शामिल प्रथाओं के माध्यम से हासिल की गई। हम इसे 3 चरणों विभाजित कर सकते हैं। पहला रोपण के लिए बीज का चुनाव है, दूसरा फसल पौधों का पोषण है, तीसरा है बढ़ती और कटी हुई फसलों को नुकसान से बचाना। इस प्रकार की फसल पैदावार में सुधार के लिए गतिविधियों के प्रमुख समूहों को वर्गीकृत किया जाता है। फसल किस्म में सुधार, फसल उत्पादन में सुधार, फसल सुरक्षा प्रबंधन। अब आपने ये अनुच्छेद पढ़ा, इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद आप एनालाइज करेंगे ये अनुच्छेद आपकी पाठ्य पुस्तक का कौन से पाठ से लिया गया है। ये अनुच्छेद आपके पाठ्य पुस्तक जो साइंस है उसके पाठ 15 से लिया गया है। आपने इसको एनालाइज किया, फिर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न ये पूछा गया है खरीफ मौसम की अवधि क्या है। अब जो इसमें ये सवाल पूछा है ना, प्रश्न पूछा खरीफ मौसम की अवधि क्या है, इसका आपके अनुच्छेद से कोई लेना देना नहीं है, अनुच्छेद में तो ये है ही नहीं, पर आपको इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि जुलाई, जून से जुलाई पहला ऑप्शन, दूसरा है जून से अक्टूबर, जून से नवंबर, जून से दिसंबर। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा जून से अक्टूबर, बी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया है रवि मौसम की अवधि क्या है। जो रवि फसल होती है उसकी अवधि क्या होती है? उसकी अवधि होती है बच्चों नवंबर से अप्रैल तक। आपका जो ए ऑप्शन यहाँ पर होगा वो बिल्कुल सही होगा। अब नवंबर से अप्रैल करेक्ट ऑप्शन है, नवंबर से मार्च गलत है, नवंबर से फरवरी भी गलत है, नवंबर से जनवरी भी गलत है। अब यहाँ प्रश्न संख्या 3 है इसी का, पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में डैश नामक प्रक्रिया द्वारा निर्मित करते हैं। आपको बताना है जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस भोजन बनाने की प्रक्रिया का क्या नाम है। प्रकाश संश्लेषण, फोटो पीरियड, फोटोलाइसिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रकाश संश्लेषण, इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है।
अलसी, धान, अरहर, मक्का। जो मक्का होती है वो खरीफ फसल होती है, अरहर भी खरीफ फसल है, धान भी है, तो आपका बचता है अलसी। अलसी खरीफ फसल नहीं है, तो आपका जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन। अब इसी का पॉइंट 5 जिसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है, तो आपको बताना कि रबी की फसल नहीं है गेहूं, सोयाबीन, मटर और सरसों। गेहूं रबी फसल होती है, मटर रबी फसल होती है, सरसों रबी फसल होती है, बचा आपका सोयाबीन। तो आपको जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सोयाबीन, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आपका प्रश्न संख्या समाप्त हो जाता है 17 वाला। अब हम शुरू करें प्रश्न संख्या 18। यहाँ पर भी आपको एक पैराग्राफ दिया है जिसको आपको रीड करना है, और करने के बाद आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपको 4 ही प्रश्न अटेम्प्ट करने। चलिए बच्चों इसको रीड करते हैं। किसी विलयन की सांद्रता उसकी प्रति इकाई आयतन या घोल के प्रति इकाई द्रव्यमान में मौजूद विलय की मात्रा है। तापमान में वृद्धि के साथ एक विलयन की घुलनशीलता बढ़ जाती है। एक प्रयोग के दौरान एक छात्र सामान्य तापमान पर 350 मिलीग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलता है। किसी विलयन की सांद्रता को द्रव्यमान द्वारा द्रव्यमान प्रतिशतता विलय का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान 100 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद अब इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। विलयन क्या होता है? विलयन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें दो पदार्थों का मिश्रण होता है। एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। विलय वो होता है जिसकी मात्रा बहुत कम होती है, विलायक वो होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। जैसे आप नमक पानी लेते हो तो नमक जो होगा आपका विलय होगा और जो पानी होगा वो आपका विलायक होगा। इन दोनों को जो मिला के बनेगा वो बनेगा आपका विलयन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। कौन सा विलयन का घटक नहीं है? विलय होता है, विलायक होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था इसका घटक नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब प्रश्न 2.2 में आपसे पूछा गया चीनी का घोल ठोस और तरल का विलयन है, तरल और तरल का विलयन है, विषम विलयन है, गैस और द्रव का विलयन है। तो जो चीनी का घोल होता है वो बच्चों ठोस और तरल का विलयन होता है, क्योंकि चीनी आपकी सॉलिड होती है और जो आपका तरल होता है वो होता है पानी। तो चीनी आपका ठोस और तरल का विलयन। अब है इसका पॉइंट 3 में आपसे पूछा गया है विलयन की सांद्रता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना विलयन की सांद्रता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलायक की मात्रा, तापमान के साथ परिवर्तित ना होना उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ए, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। प्रश्न संख्या 4 जिसमें आपसे पूछा गया उपरोक्त प्रयोग के दौरान छात्र द्वारा तैयार किए गए घोल की सांद्रता क्या है। तो आपको ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। छात्र का जो चीनी लिया था उसने 50 मिलीग्राम लिया था और जो उसका कुल सोल्यूशन था वो था 300। उसका जो कुल सोल्यूशन था बच्चों, इधर देखेंगे आप, उसका जो कुल सोल्यूशन था 350 और 50 कितना हो गया, 400 हो गया। तो आप इस तरफ यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 4 में तो जो कुल द्रव्यमान होता है बच्चों वो नीचे आएगा, कुल द्रव्यमान 400 नीचे आएगा और जो चीनी का विलय का आएगा वो ऊपर, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। 0 0 1 0 से 0 कट गई। अब इसको डिवाइड करेंगे, 50 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 1 कैरी बचा, 4 2 जा 8, 2 बच गया और पॉइंट लेके हम यहाँ 0 लगा लेंगे, 4 5 से 20। तो 12.5 आपका इसका आंसर आ गया। तो आप इधर देखेंगे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है, 12.5%, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर परसेंट में ही निकलता है। पॉइंट 5 में आपसे पूछा गया है एक विलयन का बड़ा घटक। एक विलयन का जो बड़ा घटक होता है, यानी जो ज़्यादा बड़ा पार्ट होता है वो क्या होता है, विलय, विलायक, परिशिष्ट प्रावस्था। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा वी, यानी कि विलायक एक विलयन का बड़ा घटक होता है। अब है आपका प्रश्न संख्या 19 जिसमें आपसे पूछा गया है टक्कर से पहले दो वस्तुओं के संवेग का योग टक्कर के बाद के संवेग के योग के बराबर होता है, बशर्ते उन पर कोई भारी असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग के संरक्षण के नियम के रूप में जाना जाता है। ये कथन वैकल्पिक रूप से दिया जा सकता है क्योंकि टक्कर से दो वस्तुओं का कुल संवेग अपरिवर्तित या संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण का नियम कण निकाय पर लागू होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। अब आपने ये पैराग्राफ पढ़ा और इस पैराग्राफ से संबंधित आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है किस पर? कणों की एक प्रणाली पर, केवल दो कणों के लिए, केवल एक कणों पे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जैसे आप ऊपर पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि ये प्रयोग होता है कणों की एक प्रणाली के लिए। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। पॉइंट 2 में आपसे पूछा गया संवेग के संरक्षण का नियम उपयुक्त है बशर्ते कि कणों पर कार्य करने वाला बाहरी असंतुलित बल होना चाहिए, कणों पर कार्य करने वाला कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं होना चाहिए,
कणों पर कार्य करने वाला कोई आंतरिक बल नहीं होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, कणों पर कार्य करने वाला भारी असंतुलित बल होना चाहिए। पॉइंट थ्री में आपसे पूछा गया टक्कर होने पर दो वस्तुओं का कुल संवेग है परिवर्तित, संरक्षित, शून्य। टक्कर होने पर दो वस्तुओं का जो कुल संवेग बच्चों होता है वो आपको बताना है कि वो परिवर्तित होता है, संरक्षित होता है या शून्य होता है। वो होता है बच्चों संरक्षित। आपका जो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर है आपका पॉइंट 4, इसमें पूछा गया है संवेग की एसआई क्या है। संवेग की एसआई इकाई क्या है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ अ संवेग मोमेंटम। तो इसका होता है केजी मीटर पर सेकंड। ए ऑप्शन सही, क्योंकि आपको जब मैंने ऊपर पढ़ाया था तो ऊपर किसी क्वेश्चन में पूछा हुआ था। एक ही क्वेश्चन बच्चों 2 बार रिपोर्ट हुआ है, यहाँ पर 2 मार्क दिलाएगा आपको। अब है आपका संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो कि माप है वस्तु की गतिज ऊर्जा का, वस्तु की संभावित ऊर्जा का, वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा का, वस्तु की गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा का। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो बच्चों होगा डी, वस्तु की गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा का। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आ जाता है आपका प्रश्न संख्या 20, जिसमें आपको फिर से एक अनुच्छेद को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसमें एक द्रव मैट्रिक्स होते हैं जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निलंबित है। प्लाज्मा में प्रोटीन, लवण और हार्मोन शामिल है। प्रवाहित रक्त शरीर के विभिन्न भागों में हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ, गैसों और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। अब हमने ये अनुच्छेद पढ़ा, पढ़ने के बाद इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कौन सी यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सी कोशिका हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। तो कौन सी कोशिका जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है वो होती है डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। बच्चों आप क्या करना, आप जितने भी आपकी बुक के चैप्टर जो एग्जाम में आने वाले उन चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना। अगर आप उन चैप्टर्स को अच्छे से रीड करेंगे ना, अभी भी आपके पास टाइम है, आपके पास कल का पूरा दिन है, तो आप उसको अच्छे से रीड करेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, जस्ट रीड करना है और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको सर्कल करना है। तो आपका जो पेपर है ना कहीं बाहर से नहीं आता, सब कुछ आपकी बुक और आपके एग्जाम, आपकी जितना भी चैप्टर्स होता है उसी में से आने वाला, और कुछ भी कहीं से बाहर से नहीं आता। तो बस आप क्या करें, अपनी बुक को ही अच्छे से रीड करें, किसी और अदर सोर्स की तरफ ना जाए। अब है आपका पॉइंट 2, जिसमें आपसे पूछा गया है प्लेटलेट्स मदद करता है रक्त का थक्का बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने में, ऑक्सीजन का परिवहन करने में, हार्मोन का परिवहन करने में। प्लेटलेट्स जो मदद करता है वो करता है रक्त का थक्का बनाने में, यानी कि ब्लड को रोकने के लिए। आपका जो ए ऑप्शन जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। पॉइंट 3 में आपसे पूछा गया है हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त की किस कोशिका द्वारा किया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो आपको बताना है हमारा जो रक्त का है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त की किस कोशिका द्वारा किया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पर ए, आरबीसी द्वारा इसका परिवहन किया जाता है। अब है आपका पॉइंट 4, प्रत्येक संयोजी ऊतक में होता है, जो आपके संयोजी ऊतक होते हैं एवरी कनेक्टिव टिश्यू हैव मैट्रिक्स, कोशिकाएं शिथिल दूर होती है, सेल्स आर लूजली स्पेस्ड, शरीर में पदार्थ का परिवहन होता है ए और बी दोनों। तो संयोजी ऊतक होते हैं उसमें बच्चों मैट्रिक्स भी होता है और कोशिकाएं भी होती है। तो आपका जो ए और बी वो सही जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। अब है आपका लास्ट पॉइंट 5, हेमोग्लोबिन रक्त के किस घटक में मौजूद होता है। जो हेमोग्लोबिन होता है वो ब्लड के किस भाग में मौजूद होता है, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में या प्लाज्मा में। हेमोग्लोबिन ब्लड के आरबीसी सेल में मौजूद होता है, रेड ब्लड सेल में मौजूद होता है। आई होप बच्चों आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट हो जाता है। ये आपकी वीडियो पार्ट 1 है। अगली वीडियो जो हम बनाएंगे वो होगी पार्ट 2। इसमें हम सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल मिनी कोचिंग को सब्सक्राइब जरूर करें।